हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बघेल फिजिक्स क्लासेस में हम लोग काइनेमेटिक्स पे जानेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है। देखिए, स्पीड हम लोगों ने पढ़ा था कि द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय ए बॉडी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी पिंड की चाल कहलाती है। और अगर हम डिस्टेंस की जगह ये देखें कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यूनिट टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस को अगर रिप्लेस कर दें किससे, डिस्प्लेसमेंट से, तो फिर वो स्पीड ना होकर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो कहते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी को पिंड की चाल कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी डिस्टेंस की जगह अगर हम आप ये तो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि उसने यूनिट टाइम मतलब अगर सेकेंड में टाइम मीजर करें तो एक सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, तो ये स्पीड आएगी। लेकिन अगर हम देखें एक सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक, तो ये क्या आएगा, ये वेलोसिटी आएगी। तो द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाई ए बॉडी या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई ए बॉडी या द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अब अगर हम माने किसी पार्टिकल का t सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, t सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए ऊपर वेक्टर लगा दिया। t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s। जैसे कोई बॉडी मान लीजिए t सेकेंड में इस पाथ से ऐसे चलते हुए यहाँ पहुँची, तो t सेकेंड में उसने डिस्टेंस तो इतनी कवर की, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम डिस्टेंस लेंगे अगर कि ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है वो d है, तो d अपॉन t इसकी स्पीड होगी। लेकिन हम डिस्टेंस ना लें, हम डिस्प्लेसमेंट लें। t सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s, तो यूनिट टाइम में कितना होगा, s अपॉन t। और यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी वेलोसिटी कहलाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की है। जैसे ये बॉडी यहाँ गई तो ऐसे से ऐसे यहाँ पहुँची, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वही मानी जाएगी, ठीक। समझ में आ गई बात। तो कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम या द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। t टाइम में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ है तो उसकी वेलोसिटी होगी s अपॉन t। यूनिट वही हो जाएगी SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। बिल्कुल स्पीड की तरह अगर किसी बॉडी का इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, पहले 2 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगले 2 सेकंड में भी उतना ही हुआ, अगले 2 सेकंड में भी उतना ही हुआ। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हम कहेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी वही हो और डायरेक्शन भी वही हो। जैसे मान लीजिए पहले 2 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ ईस्ट की ओर, तो अगले 2 सेकंड में भी उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो ईस्ट की ओर। ये नहीं कि 10 मीटर तो हुआ लेकिन इस बार वेस्ट की ओर हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हुई, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जब इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने का मतलब कोई 2 वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड भी वही हो और डायरेक्शन भी वही हो। तो पहले 2 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ था और जिस डायरेक्शन में हुआ था, अगले 2 सेकंड में भी उतना ही और उस डायरेक्शन में हो, अगले 2 सेकंड में भी उतना ही हो, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है तो हम कहते हैं ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर इक्वल टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, अब अलग अलग होने की वजह चाहे ये हो कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, या मैग्नीट्यूड तो हर बार इक्वल है लेकिन डायरेक्शन बदल जाती है,
तो भी हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। फिर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर किसी बॉडी का इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है तो फिर वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो एक निश्चित टाइम इंटरवल में होने वाले डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम इंटरवल का जो रेशियो होता है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का रेशियो वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी इक्वल नहीं, वो लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, तब एक निश्चित टाइम इंटरवल में होने वाले डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए हमने देखा 10 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन 10 सेकंड, तब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होगा वो उसकी वेलोसिटी नहीं बल्कि एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। ठीक, तो एवरेज बिल्कुल स्पीड की तरह ही है, बस अंतर इतना है कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कहते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में होने वाले डिस्प्लेसमेंट, मान लो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम इंटरवल का जो रेशियो होता है ये उस टाइम इंटरवल के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। जब कोई पिंड परिवर्ती वेग से गति करता है, वेरिएबल वेलोसिटी यानी परिवर्ती वेग से गति करता है, तो एक निश्चित टाइम इंटरवल में होने वाले डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम इंटरवल का जो रेशियो होता है वो उसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाता है उस टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, जैसे 10 सेकेंड में हमने देखा उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये उस 10 सेकंड के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस 10 सेकंड के दौरान उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही थी। ठीक, और फिर आप जानते हैं कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, चूँकि पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो अगर इस टाइम इंटरवल को हम बहुत स्मॉल कर दें, ठीक, तब ये जो रेशियो है, ठीक, ये फिर एवरेज वेलोसिटी ना कहलाकर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। एवरेज वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, औसत वेग। ठीक, औसत वेग। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाए, स्पीड में मैंने बताया था कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाए तब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करने पे जो आएगा उसे एवरेज वेलोसिटी नहीं कहेंगे बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, तात्कालिक वेग कहते हैं। ठीक, तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसे हम लोग कहते हैं तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत कम है तो कैसे लिखेंगे, आगे लिमिट लिख देते, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी आप ये बता रहे हैं कि यहाँ जो टाइम इंटरवल यूज हो रहा है वो 0 के बिल्कुल करीब है, बहुत कम है। तब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कहते हैं टी इक्वल टू 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, लगातार चेंज हो रही है, 5 सेकंड पे कुछ और होगी, 6 सेकंड पे कुछ और होगी, 7 पे कुछ और होगी। तो मैंने एक पर्टिकुलर पूछा टी इक्वल टू 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या टी इक्वल टू 6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी निश्चित क्षण पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो कैसे निकलती है, हम टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल कर दें, या फिर टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से ना दिखाकर डी टी से दिखाएं। मैंने बताया था डेल्टा टी टाइम इंटरवल होता है, डी टी का मतलब ही होता है स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर आपने टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से दिखाया है और ये बहुत कम है तो आगे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बहुत कम हमने लिया है। कैसे बताएंगे, लिमिट लगाकर। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो टाइम इंटरवल को डी टी से दिखाइए, और स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा तो डेल्टा एस की जगह डी एस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी लीजिए। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग। ठीक, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तब एक सर्टेन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट में टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी नहीं बल्कि एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। और अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल ले लिया जाए तो फिर वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का एक ये भी फार्मूला है, और इसको कैलकुलस फॉर्म में हम कहते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लें, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलती है, तात्कालिक चाल निकलती है। वैसे ही हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को अगर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लें
तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी, तात्कालिक वेग निकलेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये तीनों टर्म तो बिल्कुल पिछले की तरह थे। अब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, ठीक, ये तीन तरीके से क्या हो सकती है, बदल सकती है। वेलोसिटी बदलने के तीन तरीके हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, केवल मैग्नीट्यूड बदल जाए, कि पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड की किसी समय उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर थी, कुछ देर बाद 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर हो गई, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन वही है तो वेलोसिटी चेंज हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड वही रहे, डायरेक्शन चेंज हो जाए कि पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर थी, कुछ देर बाद 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ओर हो गई, तो मैग्नीट्यूड तो वही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई ना। वेक्टर क्वांटिटीज तीन तरह से चेंज हो सकती हैं, केवल मैग्नीट्यूड बदल जाए या केवल डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए, ठीक। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकती है। वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे तब तो चेंज हो ही जाएगी। बाकी आप जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की है। अगर कोई मूविंग बॉडी है जो मूव कर रही है, तो किसी मूविंग बॉडी की एवरेज स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी चली है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वो चली तो उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर की होगी, तो उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती। लेकिन मूविंग बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कब जीरो हो जाएगी, अगर वो जहाँ से चली, मान लो यहाँ से चली बॉडी और फिर घूमते घामते वापस यहीं पर आ जाए, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, इतनी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ जहाँ चली वहीं, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी तो जीरो आ जाएगी ना, ठीक। तो किसी मूविंग बॉडी की एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कब हो जाएगी, जब वो जहाँ चली फिर वहीं पहुँच जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक। जैसे मैंने बताया था कि किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस होती है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या उसके बराबर होती है। मान लो कोई बॉडी t सेकेंड तक चली, तो अब उस t सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। अब पूरी इसमें अगर हम t से डिवाइड कर दें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी की जो स्पीड होगी वो उसकी वेलोसिटी से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी या उसके बराबर हो सकती है। कारण वही है कि अगर t सेकेंड में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, सोचिए क्या ये डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है, नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। सिर्फ एक केस में बराबर होती है, जब कोई बॉडी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते, मैंने बताया था। तो चूंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही रहेगी, एक साथ मान लो आधे घंटे तक चली तो आधे घंटे में उसने जो डिस्टेंस कवर की वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, तो इसीलिए स्पीड जो होगी वो वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। सिर्फ एक केस में दोनों बराबर होते हैं, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज के मूव करे, उस केस में दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो उस केस में जब तुम वेलोसिटी निकालोगे डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करके, और स्पीड निकालोगे डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वो इक्वल आएगा। तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होता है या उसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए क्या करे, मूव करे। सबकी समझ में आ गई बात, क्या होता है वेलोसिटी, इसके बारे में मैंने पूरी बात आपको बताई। उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगी बात, ठीक। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक, याद रखिए, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होती है। अर्थमेटिक मीन माने समांतर माध्य होती है। समांतर माध्य तो जानते हैं ना, ए और बी का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a + b/2। लेकिन ये कब होता है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। चलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, देखते हैं जरा इसको। किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है, हालांकि एक्सेलरेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये मानता हूँ मैं हाई स्कूल में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है। अगर मान लें किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है
और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से t सेकेंड तक मूव की, t सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक, तो इस t सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? तो इक्वेशन ऑफ मोशंस के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इस t सेकेंड में होने वाला क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, v एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखें यहाँ पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें जो जो वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर हम एरो लगा दे रहे हैं। ठीक, अब t से डिवाइड करोगे तो ये t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t बचेगा। तो v एवरेज इक्वल टू आएगा u प्लस हाफ at। अच्छा, इस at की जगह हम लोग लिख सकते हैं v वेक्टर माइनस u वेक्टर। v एवरेज u वेक्टर प्लस हाफ, और at की जगह हम लोग लिख सकते हैं v वेक्टर माइनस u वेक्टर। क्यों? क्योंकि v वेक्टर इक्वल टू होता है u वेक्टर प्लस at वेक्टर। इक्वेशन जानते हैं ना, v इक्वल टू u प्लस at, बस उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के मतलब जो चीज़ वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगा दो। ठीक, तो यहाँ से u को इधर ले आओगे तो at की वैल्यू क्या आएगी? v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2 माइनस u वेक्टर बाई 2। u में से u वेक्टर बाई 2 जाएगा तो क्या बचेगा? u बाई 2। ठीक, तो ये हो गया आपका u बाई 2 प्लस v बाई 2। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, जब एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। जब कोई पिंड नियत त्वरण से गति करता है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होती है, समांतर माध्य होती है। v एवरेज इक्वल टू u प्लस v बाई, ये प्रूफ हो गया। नोट्स में सीधे लिखा होगा पॉइंट डाल करके कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, और फिर वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने बताया कि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 3 कारणों से बदल सकती है। हो सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो। इनमें से कुछ भी हो रहा हो, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप उसके वेलोसिटी की चेंज होने की रेट निकाल लो, टाइम रेट। टाइम रेट मतलब 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया। कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। किसी पिंड के वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, यानी यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मान लो v1 थी, और डेल्टा t सेकेंड बाद हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो गई, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? उसकी वेलोसिटी में चेंज डेल्टा v। आप जानते हैं कि चूंकि ये दोनों वेक्टर हैं तो चेंज निकालने के लिए v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर घटाएंगे, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ है? चेंज डेल्टा t टाइम में। तो डेल्टा t समय में इतना चेंज हुआ तो 1 सेकेंड में कितना होगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा t। 1 सेकेंड में होने वाला चेंज हो गया, तो 1 सेकेंड में इतना चेंज हुआ, 1 सेकेंड में इतना चेंज हुआ, तो ये तो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v2 माइनस v1 को हम लोग डेल्टा v वेक्टर लिख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम रेट माने समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को। समय के सापेक्ष का होता है यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी का चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितने का चेंज होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितने का चेंज होगा वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन है। वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में हुआ होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वही होगी। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। अगर हम ये पाते हैं कि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में चेंज इक्वल है, पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल है का मतलब वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड जितना हो। जैसे मान लीजिए पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ ईस्ट की ओर, अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हो ईस्ट की ओर, मैग्नीट्यूड भी वही रहे चेंज इन वेलोसिटी का और डायरेक्शन भी वही रहे, तब हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज सेम है। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी वेक्टर इक्वल आ रहा है हर बार, तो हम कहते हैं ये बॉडी का ए क्या है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और जो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है उसके लिए हम एक्सेलरेशन शब्द का यूज़ करते हैं कि ये उसका एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ठीक, उसके लिए फिर इंस्टेंटेनियस या एवरेज एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका एवरेज भी वही है और किसी भी क्षण उसका एक्सेलरेशन वही रहेगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वही है। लेकिन अगर हम ये पाते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज जितना हुआ, अगले 2 सेकंड में कुछ और हुआ, अगले 2 सेकंड में कुछ और हुआ, तो टाइम इंटरवल तो वही है लेकिन वेलोसिटी में चेंज अलग अलग आ रहा है, तो हर बार एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। तो जब किसी बॉडी में इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज अलग अलग आए तो समझ जाइए उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, असमान त्वरण से गति कर रहा है। और ऐसे केस में जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अगर आप उसकी वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं कि भाई आधे घंटे में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, और आप सोचते हैं कि वेलोसिटी में चेंज में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन आता है। लेकिन अब अगर आप जैसे आपने देखा आधे घंटे में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल जब आप करेंगे तो जो आएगा वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। शॉर्ट में लिख दें, ए एवरेज आएगा वो कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। और कैसे पता लगेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल नहीं हो रहा है, हर बार अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन बदल रहा है। और अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, असमान त्वरण से चल रहा है, तब अगर हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में चेंज निकालें कितना हुआ, और उस वेलोसिटी में चेंज में हम टाइम इंटरवल से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन होता है। पर अभी जो निकलेगा वो एक्सेलरेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन तो हर टाइम पर चेंज हो जाता है। तो फिर ये क्या निकला, इसे हम कहेंगे ये एवरेज एक्सेलरेशन है। और चूंकि उसका एक्सेलरेशन हर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो एक्सेलरेशन हम बताएंगे कि जैसे t = 5 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन कब, t = 5 सेकंड पर, अगले ही क्षण कुछ और हो जाएगा, हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए। ठीक, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो एक्सेलरेशन हम बताते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर दिया जाए, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर दिया जाए तो जो आता है उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। दिखाते हैं उसे केवल ऐसे हैं, यहाँ पर हम INST लिख देते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर लिमिट, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा लें हम, तब चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पे जो आएगा उसे हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक, किसी निश्चित क्षण पर त्वरण, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर आप लिमिट नहीं लगाना चाहते तो आप जानते हैं फिर टाइम इंटरवल को हम dt से दिखा दें, तब ये हो जाएगा dv/dt।
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला कैलकुलस मेथड में आया कि अगर हम लोग वेलोसिटी को इसे कैलकुलस के रूप में देखें तो क्या कहेंगे कि वेलोसिटी को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेग को समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल आता है। तो अगर आप देखें तो स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सारी बातें एक ही जैसी हैं। ठीक, बिल्कुल सिमिलर। समझ में आ गया सबको? अच्छे ढंग से सबको समझ में आ गया? तो इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, मैंने बताया इसको हम लोग केवल ए से भी दिखाते हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी को अगर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है अगर हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आती है। पढ़ा था v का फार्मूला ds/dt। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a = d2s/dt²। तो ये एक्सेलरेशन निकालने का एक और फार्मूला है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग d2s/dt² ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट को हम दो बार विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें लगातार। पहले किया, फिर जो आया उसको फिर से किया, तो ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर आपको वेलोसिटी दी गई है क्वेश्चन में एज ए फंक्शन ऑफ टी, एज ए फंक्शन ऑफ टी की मतलब उसने कहा कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम टी पर इस तरह से डिपेंड कर रही है कि v = 3t² + 5t। तो यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। पर वेलोसिटी नहीं, बल्कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो आप उस डिस्प्लेसमेंट को दो बार विद d2s/dt² मतलब डिस्प्लेसमेंट को दो बार विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी एक्सेलरेशन के बारे में? सबकी समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में ये बातें हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर चेंज दो तरीके से हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो या हो सकता है घट रही हो। अगर टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो चेंज ये है कि वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी डेल्टा v जो है फिर क्या होगा? पॉजिटिव। कोई चीज़ अगर बढ़ती है तो उसमें चेंज जो है वो पॉजिटिव मानते हैं हम लोग, तो कहते हैं इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि भाई अभी 10 थी, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज जो है वो निगेटिव निकलेगा। ठीक, चेंज जो है वो निगेटिव निकलेगा। क्यों? क्योंकि घट रही है, और ये निगेटिव होगा तो उसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं कि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन माने मंदन है। ठीक, तो जब कभी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करे तो समझ जाइए बॉडी में एक्सेलरेशन है, त्वरण है। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसे हम लोग या तो निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, या आप कहते हैं ये रिटार्डेशन है यानी मंदन है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? कोई दिक्कत हो बताइए? सभी की समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये आज हम लोगों ने बात कर ली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो इसको आप तैयार करिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में कैलकुलस की कुछ बातें करेंगे। ठीक, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। थैंक यू।